आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हमारे साथ वक्फ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए लखनऊ से वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी हैं। हम उनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ संशोधन बिल है, जो पार्लियामेंट में आ चुका है और जेपीसी को सौंपा जा चुका है। जेपीसी इस पर काम कर रही है। दूसरी तरफ इस बिल को लेकर मौलाना कल्बे जवाद विरोध कर रहे हैं और उन्हें इंतजार इस बात का नहीं है कि इस बिल में क्या संशोधन किया जाता है। हम बातचीत करेंगे अल्लामा जमीर नकवी से कि मौजूदा समय में जिस हिसाब से वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया जा रहा है, मुझे तो यही मकसद समझ में आ रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि वक्फ संपत्तियों को बचाया जा सके, वक्फ को लूटने से बचाया जा सके, वक्फ पर दूसरों का कब्जा होने से बचाया जा सके। लेकिन क्या सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करना जरूरी है, या आज जो संपत्तियां लूटी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, उस पे जो है मौलाना कल्बे जवाद एकदम मौन बने हुए हैं। पिछले 2.5 साल से उनके मुंह में दही जमाई हुई है। क्या आपको लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर विरोध करना पहले जरूरी है, या जो उत्तर प्रदेश में लूट हो रही है, अमेठी में जो बेची गई, अग्रसेन कॉलेज की जो है वक्फ संपत्तियों को जो जिस तरह से डिलीट कर दिया गया, और वक्फ शादरा मस्जिद की बड़ी संपत्ति को लुटा दिया गया, इन संपत्तियों को बचाना जरूरी था या सिर्फ संशोधन बिल को लेकर ही अपनी आवाज बुलंद करना जरूरी है? देखिए, अभी तक पार्लियामेंट की जेपीसी कमेटी का 2 मीटिंगें कमेटी की हो चुकी हैं और अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। यानी कल के बारे में ये खबर आई है कि जैसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक वकील ने बोलना चाहा तो उसको बोलने से रोक दिया गया। तो देखिए, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जेपीसी की कमेटी जो है ये वक्त बर्बाद कर रही है, दिखावे के लिए हर वो काम कर रही है कि जिस पर कोई मोतरिज ना हो सके, जिस पर कोई एतराज ना खड़ा कर सके, और ये टाइम खत्म करके अपने उस मुय्यना मुद्दत के टाइम तक आ जाएंगे और पार्लियामेंट में ये जेसीपी का बिल पास करा ले जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर इम्तिहान उन लोगों का है, उन पार्टियों का है, जैसे नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू हैं और चिराग पासवान है, जो माइनॉरिटी के वोट से जिन्होंने जीत हासिल की है, माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं। भाई अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी तो एक तरफ ही है, पूरे तरीके से मजबूती से खड़े हुए हैं। मगर अब यहाँ पर ये इम्तिहान की मंजिल है कि जो कातिलों के सब में खड़े हो गए हैं वो कहाँ तक हिमायत करते हैं इस बिल की और मुखालिफत कहाँ तक करते हैं। अब रहा जो औकाफ लूटने का सवाल, तो देखिए, जो लोग भी, जैसे मुझे पता चला कि अबू आसिम आजमी मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब यहाँ गए थे और ये कहने गए थे कि भाई हम इस बिल में आप हमारी हिमायत कीजिए, तो मौलाना ने कहा कि मैं बंबई में आपके चुनाव की हिमायत करूंगा, आपकी पार्टी की हिमायत करूंगा। उस पर मुझे खबर आई कि अखिलेश यादव जी ने मौलाना यानी अबू आसिम आजमी की सख्त लफ्जों में तनकीद की और उनको तालीम दी कि भाई मौलाना ने जिसका भी समर्थन किया है, जिसका भी सहयोग करने के लिए कदम उठाया है, उस पार्टी को नीचा देखना पड़ा है और उसकी मिसाल भारतीय जनता पार्टी है। तो मौलाना ने अपने किरदार को इतना दागदार बना लिया है कि अब मौलाना किसी पार्टी के नहीं रहे हैं और पार्टियां ये समझ गई है कि
दिखावे का काम कर रहे हैं। अगर मौलाना सही मानों में दिखावे का काम नहीं कर रहे हैं तो पहले तो उन लोगों को सुधारने की जरूरत है कि जैसे इन्हें वसीम रिजवी की जगह अली जैदी को बैठा दिया, तो वसीम रिजवी ने वक्फ अगर 1% लूटा था तो इस बार 98-99% तो अली जैदी और कंपनी लूट रही है। वहां पर एक से क्रिमिनल्स हैं जिनके हाथ में औकाफ, बड़े बड़े औकाफ हैं। अब आप ये बताइए कि वो क्रिमिनल जो चेयरमैन जिसका नेचर बिल्डर था, बिल्डिंगें बनाना था, और भूमाफियाओं का जो नेचर होता है वो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके अपनी इमारतें खड़ा करने का नेचर होता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने यानी वही नेचर इन लोगों ने जो पेश किया उसके नतीजे में ये हो रहा है कि आज वक्फ एक्ट 1995 पर एक आफत आ गई है। वक्फ एक्ट 1995 इनकी जद में आ गया है और हुकूमतें ये सोच रही है कि वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट में कमी है या खराबियां हैं कि वक्फ एक्ट के सहारे यानी लूटा जा रहा है, जबकि वक्फ एक्ट अपनी जगह परफेक्ट है। इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, जैसे जिलाधिकारी के रूप में अधिकारी शामिल हैं, यानी वक्फ सर्वे कमिश्नर के रूप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शामिल है। बिना इनकी ईमा के, बिना इनकी मर्जी के मुतवल्ली यानी वक्फ की जमीनें भी किराए पर नहीं किसी को 30 साल के लिए दे सकता है जब तक के शासन से उसकी अनुमति न हो। अभी आपने कहा कि सरकार को जो करना है वो करेगी, टाइम खराब कर रही है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद और उनके सहयोगी बहादुर अब्बास शाह मर्दा करबला के सचिव, जिस तरह से ये लोग एक शाह मर्दा करबला को अखाड़ा बना के वक्फ एक्ट को का विरोध कर रहे हैं, क्या ये इस तरह से विरोध होना चाहिए? देखिए, ये तो खुद सरकार के एजेंट हैं। आप एजेंट से अगर आप ये तवक्को करते हैं कि यह आपके यानी वक्फ एक्ट के तहफ्फुज के लिए खड़े हैं, वक्फ एक्ट 1995 का बचाव कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। ये सब दिखावे के हैं, ये सब इसलिए दिखावे का मंजर पेश कर रहे हैं ताकि ये भी सामने आ जाए कि देखिए साहब, इसका विरोध हो रहा था। भाई मुकेश अंबानी को भी तो सरकार को मुंह दिखाना है। भाई सरकार का जो बाप है, ग्रैंडफादर है, जो मौजूदा राष्ट्रपिता बन रहा है, वो तो मुकेश अंबानी है, अडानी है। तो मुकेश अंबानी का जो वक्फ एंटीलिया बना, कब्रिस्तान पर बना हुआ जो उनका शाही स्टेट है, वो स्टेट जब्त में है, क्योंकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है ये तो लैंड है, ये वक्फ कब्रिस्तान है जिसका एंटीलिया खड़ा हुआ है। तो डर ये सता रहा है कि कहीं हाई कोर्ट एंटीलिया टूटने के यानी डिमोलिश करने के आदेश न दे दे, इसलिए उसके दत्तक पुत्र जो हैं वो खड़े हो गए हैं कि किसी सूरत से भी वक्फ एक्ट को में हम बदलाव करेंगे। जिस तरह से शाह मर्दा से ये विरोध की आवाजें उठ रही हैं और वहां पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, पहले आपने देखा होगा एक वकील ने कहा कि ये मुल्ला मुर्गा खा रहा है, सरकारी दावतें लूट रहा है। अभी चेलुम के मौके पर इन लोगों ने प्रोग्राम किया था कि जो है बिल का विरोध करने के लिए वहां लाखों लोग आएंगे और उन लाखों लोगों से बिल का विरोध करवाएंगे, और वहां पे मजलिस मातम का प्रोग्राम कम किया गया, कमी की गई और कई घंटे तक वहां पे जो है तकरीरें की बहादुर अब्बास ने और दूसरे लोगों ने। हमें लगा कि लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। अब उसकी दलील ये है कि मौलाना कल्बे जवाद की जो मजलिस थी उसका लोगों ने बाइकाट कर दिया। उस पंडाल में जहां कम से कम 1000 लोग बैठ सकते हैं, वहां पे 50 से 100 लोग बीच में बैठे हुए थे, लोग चले गए इनके। इसी तरह से जब बहादुर अब्बास और दूसरे मौलाना तकरीर कर रहे थे तो लोग उस तकरीर में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे,
पंडाल में मौजूदगी भी कम थी। मौलाना आबिद साहब जो हमारे कुरैजी के ही हैं, उन्होंने तकरीर की और लोगों से कहा कि जब हम कहेंगे कि इस बिल को वापस लिया जाए तो आप लोग आवाज लगाइएगा, वापस लो वापस लो। तो उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया, लोगों ने आवाज नहीं लगाई, उनकी आवाज पे विरोध की आवाज नहीं दर्ज की और नहीं बोले कुछ, खामोश रहा, पूरा पंडाल खामोश रहा। तो उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के जमीर मुर्दा हो गए हैं। तो ये चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि इन लोगों को लोग पहचान चुके हैं और शायद इनको समर्थन ना मिले। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर मैं तारीख के औराक पलटना चाहूंगा। कूफे में जब दारुल इमारा में यानी मासूमीन का लिबास धारण करके जब एक व्यक्ति आता है तो उसके पीछे शियाने अली जो थे वो नारे तकबीर, नारे तहसीन बुलंद कर रहे थे, मगर जैसे ही उसने रकाब पलटी और लोगों ने देखा कि इब्न ज़ियाद है तो लोगों के पैर तले जमीन निकल गई थी। वैसे ही ये जो ढोंगी मुल्ला हैं, इन लोगों के चेहरों से नकाब कुशाई जो हम लोगों ने मिलकर कर दी है, आपके तवस्सुल से, भाई आपके चैनल के तवस्सुल से और मेरी आवाज की बदौलत और चंद लोगों की आवाज की बदौलत, जैसे सरफराज साहब है और लोग भी हैं, नासिर साहब। देखिए जमीर साहब सुनिए, अगर आप नाम ले रहे हैं तो सबका नाम लीजिए। आप सरफराज साहब का नाम लीजिए और लखनऊ से बहार आलम साहब ने भी जो है एक बड़ा काम किया। उन्होंने जो है वफ़ अली जान का जो चेहरे बेनकाब किए हैं लुटेरों के, उनका नाम लीजिए। इसी तरह से जो है सैयद फैजी हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, और भी दूसरे लोग हैं जो हमारे चैनल पे आके बार बार आवाज उठाते रहे। तो उन लोगों का भी आप जो है शुक्रिया अदा कीजिए। एक बात ये बताइए, आप कोई भी तारीख की किताब सामने कर देते हैं नाम लेकर के, तो इसका मतलब उस तारीख की किताब में जितने लोग शामिल होते हैं वो ताज तहसीन के हामिल होते हैं। सबकी तारीफ है कि उसने, भाई इन लोगों ने इसमें दो नाम और लेना जरूरी है। एक खुर्शीद आगा साहब जो हमारे दोस्त हैं, दूसरे कैसर बाकरी साहब। ये लोग भी बेचारे अंदर से बाहर से किसी ना किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में आपके साथ हैं। देखिए, ये लोग, अब कहूंगा अगर तो थोड़ा सा मायूब होगा, ये लोग चिलमन की आड़ से, कनखियों से, आंख के इशारों से, उंगलियों के इशारों से लड़ने वाले हैं, मगर सामने नहीं आने वाले हैं। अभी मुकद्दर नवाब के करप्शन के मामले में खाली खुर्शीद आगा साहब ने कानूनी राय पेश की थी और वो कानूनी राय पेश करने में बाकायदा बताया कि ये मुकद्दर नवाब के खिलाफ स्टोरी चलेगी। तो खुर्शीद आगा साहब ने फौरन उसको रोकते कहा कि देखिए, मुकद्दर नवाब साहब का नाम ना लीजिए आप। ये क्या अपना भाई अगर लूटे तो बहुत खूब खामोश रहेंगे, दूसरा लूटे तो पेट में दर्द होगा। ये कौन सा आदिलाना इंसाफ है? आपकी नमाज रोजा माता जमीर साहब जरा बड़े मुद्दों पे आइए। मौलाना कल्बे जवाद साहब के सर पे तलवार लटक रही है। जो कानूनी प्रक्रिया में उन्होंने झूठ बोला है और जो फ्रॉड किया है उसे अदालत ने संज्ञान ले लिया है और उसे जुडिशियल मिसकंडक्ट कहा है, जो एक बड़ी बात है। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में उनके मामले में जो अब्बास बाग करबला का मामला है उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाए या उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हुए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? और एक और बहुत ही मसला है कि अंगारा खाओगे यानी आग खाओगे तो आग हगोगे। तो वही चीज है इन लोगों के लिए कि भाई जब ये गलत तरीके से आंख बंद करके लोग यानी काम करेंगे तो उसके नतायज भी बुरे होंगे। मौलाना कल्बे जवाद साहब कान के मजबूत हैं, मजबूती उन मानों में कि मुखालिफिन जो कह देते हैं, विरोधी जो कह लेते हैं, उनके खानदान के गलत लोग जो कह लेते हैं, जिनकी रोटी रोजी
यानी सदक़े और खैरात के बदौलत चल रही है। इमाम जमाना के बड़े बड़े फंड उनके हाथ में है, 64 लाख और 65 लाख वो खर्च करना दिखा रहे हैं, मगर कहीं भी करबला में 65 लाख से 65 पैसा नहीं समझ में आ रहा है। तो खाली डेंटिंग पेंटिंग में करबला में तो निर्माण पिछले मुतवल्ली ने कराया था। बाकी आप सारिम मेहदी साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सारिम मेहदी साहब को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं मौलाना कल्बे जवाद, वो उनके चचा है। वो 65 लाख या 65 करोड़ खर्चा करते तब भी वो मान लेंगे। देखिए, सारिम मेहदी साहब वो हैं जो योम ज़ैनब और योम अब्बास में कल्बे जवाद साहब की मुखालिफत किया करते थे। मौलाना कायम मेहदी साहब मुझे बेटे की तरह मानते थे मरहूम, और वो इंसाफ पसंद थे। मगर ये लोग, अब बताइए, टोपी बेचते हुए नजीराबाद में जो टोपी बेच रहा हो, आज बिना टोपी बेचे हुए इतना बड़ा मालदार आदमी कैसे बन गया है? सूट वूट बदल गया है, रहन सहन बदल गई है, सारी चीजें हैं। तो ये सब सवाल पैदा करते हैं ना। अब हम भी देख रही है कि कल तुम्हारा हुलिया क्या था, आज तुम्हारा क्या हुलिया हो गया है। तो हम भी तो इसको नजर में रखे हुए हैं। हम किसी का नाम लेकर के हम उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। जमीर साहब, फिर आप बहुत डीप में मत जाइए। जमीर साहब, हमारी बात ये हो रही थी वक्फ संशोधन बिल को लेके, ठीक है? इसमें जो मौलाना कल्बे जवाद साहब कर रहे हैं, शायद उसकी कहीं ना कहीं सराहना भी करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, अगर उन्हें हायर नहीं किया गया है, अगर वो खुद से कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के वक्फ को बचाने के लिए अपने दामाद अली जैदी के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए? और वो 2.5 साल से चुप्पी साधे हुए हैं, क्या उन्हें उनके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? देखिए, इस उम्र में मौलाना कल्बे जवाद नकवी से 1000 गुना बेहतर मैं मौलाना गुलजार जाफरी साहब को समझता हूं कि आज उनकी क्लिप वायरल हो रही है। वक्त पर जो उन्होंने एक आम तकरीर की है कुरान और हदीस और मासूमीन की रोशनी में, वो ज्यादा बेहतर है या वो लोग बेहतर हैं कि जो माले हराम से शिकम सेद कर चुके हैं और दिखावे के लिए ये नौटंकियां कर रहे हैं कि जो वक्फ एक्ट का यानी मुखालिफत कर रहे हैं। ये कल्बे जवाद साहब वो हैं कि जो अगर एजुकेशन के लिए आवाज देते थे तो लाखों लोग खड़े हो जाते थे। इन्होंने क्या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में प्रदर्शन नहीं किया है? लाठीचार्ज नहीं हुआ है क्या? लखनऊ में और रायबरेली में प्रदर्शन नहीं किया है? मैं तो इनके प्रदर्शन का एक अंग रहा करता था, मगर आज मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं पर भी आप, ये क्या वजह है कि मस्जिद आसफी में डर के मारे गेट के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं? आप यानी करबला गोरबाग चाहे मर्दा में गेट के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे प्रदर्शन करना है तो पार्लियामेंट के सामने आओ, प्रदर्शन करना है तो विधानसभा उत्तर प्रदेश के सामने आओ, प्रदर्शन तब समझ में आता है। ये प्रदर्शन नहीं हुआ है कि आप यानी लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो जमीर साहब, आपने शाह मर्दा की बात की है, तो शाह मर्दा के महासचिव बहादुर अब्बास ने मेरठ में जो जमीन बेची गई थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि अदालत में वो इस मामले को लेके जाएंगे, लेकिन आज तक वो चुपचाप से बिल में घुस गए हैं। और मौलाना कल्बे जवाद साहब भी उसमें कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि मेरठ की बहुत बेशकीमती जमीन को बेच दिया गया। कोर्ट में कैसे जाएं? क्योंकि इन्हीं के बाप दादाओं ने बेची है, इन्हीं के बाप दादा मुतवल्ली रहे हैं और उन्हीं ने इस वक्त को मेरठ वाले को बेचा है। तो ये किस मुंह से जाएंगे वक्त यानी अदालत में? तो मसला ये है कि आप यहाँ तो देखिए कि भाई अदालत में अली जैदी सारी चीजें कर रहे हैं, क्यों नहीं मौलाना आज एजुकेशन कर रहे हैं? यानी अग्रसेन कॉलेज की जमीन अली जैदी की सिग्नेचर से हटा दी गई, यानी निकाल दी, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। वो अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। और ये धारा 26 वक्फ एक्ट 1995 का घोर उल्लंघन है, जिसमें साफ लिखा हुआ है शासनादेश में कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR की जाए। मौलाना धारा 26 के
खाली वक्फ एक्ट तो बहुत दूर है, धारा 26 के खिलाफ वर्जी में एजुटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ जमीर साहब, आपने कहा कि शिया यतीम खाना की जमीन जो बॉम्बे में थी उस पे मुकेश अंबानी ने कब्जा कर लिया, महल बनवा लिया, और आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके लखनऊ में जो ऑल इंडिया शिया यतीम खाना है उस पर दूसरी मुकेश अंबानी कब्जा करने के चक्कर में लगी हुई हैं। वो मुकेश अंबानी जो बनने जा रही हैं वो अली जैदी की बहन ताबिंदा जैदी हैं, जिनके हवाले शिया यतीम खाने को कर दिया गया है। और सलमान ने खुलासा किया था कि वो पूरे यतीम खाने पे कब्जा करना चाहती हैं। देखिए, मैं यूं बताऊं, वक्फ एक्ट 1995 के और वक्फ बोर्ड के, उत्तर प्रदेश शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के जो माई बाप है वो मौलाना कल्बे जवाद बशक्ले मुकेश अंबानी है। यानी मौलाना कल्बे जवाद इस दौर के मुकेश अंबानी हैं, और इन्हीं की सहूलियत के लिए, इन्हीं जैसे लोगों की सहूलियत के लिए वक्फ एक्ट सरकार खत्म करना चाहती है, ताकि इन्होंने जितनी जमीनों पर, जितनी जायदादों पर, जितने यतीम खानों पर कब्जा कर लिया या कब्जा करवा दिया, अपने रिश्तेदारों को फैज़याब कर दिया, ये उनका फैज़याब ता क़यामत जारी रहे। मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। इमाम ज़माना सब देख रहे हैं, जवाब एक एक से मिलेगा, और इसी दुनिया में हर आदमी कैफरे किरदार को अपने पहुंचेगा, हर आदमी जहन्नुम का मुंह देखेगा जो नहीं बोलेगा सच्चाई से, जो दिल से नहीं बोलेगा। यह आप समझ लें कि काफिर और मुर्तद वही होता है जो जबान से कहे। अरे हरकत सकनात भी उसको काफिर और मुर्तद की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। भाई, आपकी खामोशी भी आपको गुनाहगार साबित कर सकती है, आपकी नजरपोशी भी आपको गुनाहगार साबित कर सकती है। जमीर साहब, आलमनगर की जमीन को जो वक्फ सज्जादिया के नाम से जानी जाती है, इसमें बड़े बड़े चेहरे नजर आए। अस्करी एडवोकेट ने कहा कि उनकी जमीन है, मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि वक्फ की जमीन है, लेकिन आपने जो देखा है उसके हिसाब से कुछ अलग है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इन लोगों का कब्जा जायज है या इस्लाम की रूह से नाजायज है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल ने जब सरजमीन करबला पर कदम रखा और जमीन का पता पूछा, तो उस वक्त कबीले बनी असद के लोग ये कह रहे थे कि आप यब्ना रसूलुल्लाह, हम आपसे कीमत लेंगे। हर तरीके से उन्होंने इनकार किया, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60,000 दिरहम कीमत दे करके उस जमीन को खरीदा और फिर हिबा कर दिया, उन्हीं लोगों को हिबा किया। और इस मंशा के तहत हिबा किया कि हमारे शहीद होने के बाद से हमारे लोगों के जितने भी पुश्ते हैं वो यहीं दफन किए जाएं। और आज वो करबला की सरजमीन, यानी हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ की आबादी है, यानी 1.5 अरब आबादी हो गई है। तो आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान हिल रहा है, चरमरा रहा है। जहां एक शहर में आप 7 करोड़ 8 करोड़ लोग जमा हो जाएं और कुशादा हो जाए। आपने देखा है अभी हज में कि हज में यानी एक तरीके से तराही मच गई थी, लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। करबला जैसा मोजिजा कौन पेश करेगा कि जहां इतने करोड़ों लोग जमा होते हैं और एक हादसा आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मोजिजात के बहुत सी कहानियां, मोजिजात के बहुत सी चीजें सामने आती हैं। एक अहले में से एक हिंदू जो ये कह रहा था कि मैं अंदर गया, जर्नलिस्ट है, मैं अंदर गया और बाहर निकल के जब रोजे के आया तो मैंने देखा मेरी चप्पल गायब है। तो मैंने सोचा कि मेरी जूतियां जो हैं वो अब इतने करोड़ों के मजमे में कहां से मिलेंगी। तभी उसकी नजर पड़ी कि कोई आदमी आवाज दे रहा है, ईरानी, कि ये जूतियां किसकी है। भाई, ये जूतियां क्या, जो उसने देखा
बोला तो उसने कहा कि मैं आधे घंटे से आवाज दे रहा हूँ आपकी जूतियां लेकर के, अब आप बताइए कितना बड़ा मुआवजा है, इसको आप क्या कहेंगे। और वो यानी हिंदू जर्नलिस्ट अपने नाम से कम इन सीओ को उस हिंदू जर्नलिस्ट ही से सबक लेना चाहिए कि जो मुतासिर हो गया। आप सारी चीजें जानते हैं कि कहाँ कहाँ आप मुतासिर हैं, मगर फिर भी आप मुंहपोशी कर रहे हैं, फिर भी आप मुंह नहीं खोल रहे हैं, फिर भी आप कहीं बोल नहीं रहे। वक्त के तहफ्फुज़ में अब तो खड़े हो जाओ, लब्बैक या हुसैन की कीमत अब तो अदा कर दो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।